वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू गवर्नमेंट के इंटेंशन क्या है और ये एक नया माइलस्टोन क्यों सेट करने वाली है, आने वाली जनरेशन्स को इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह से ये आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करेगी, किस तरह से ये आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी और इसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, हम केवल उस एस्पेक्ट पे बात करेंगे। ऑल्दो कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव्स को ज़्यादा काउंट करना वो मीडिया का काम है। हम लोग ये देखते हैं कि बीइंग स्कॉलर्स हम अपने बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट इससे कितना बेनिफिट हो सकते हैं उनके लिए और उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी इट सीम्स आफ्टर 1991 आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म्स ऑफ द रिसेंट टाइम्स। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आपको याद दिला दें हम कुछ स्टोरी से कनेक्ट करें। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने से पहले लंबा डिस्कशन होने वाला है। आपको याद दिला दें कि आज से 20 साल 22 साल पहले जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ इंडिया में, तो उस समय इनकमिंग कॉल के लिए भी पर मिनट 5 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते थे। आउटगोइंग तो चार्जेबल ही थी, इनकमिंग मतलब आप हेलो बोल देते थे तो भी आपके बैलेंस में से 5 रुपीज़ डिडक्ट हो जाता था। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म्स कि आज की डेट में कस्टमर को इतना फ़ायदा हो रहा है कि इनकमिंग बिल्कुल फ्री है। इन द सेम वे ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारे यूथ को इतना एम्पावर करेगी। आप लोगों के लिए इतने सारे इसमें बेनिफिट्स इम्प्लाइड हैं, छुपे हुए हैं, वो आपको समझने हैं। और आप देखेंगे ओवर द टाइम, एक लंबे समय के बाद इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन हुआ है पीछे के ईयर्स में, वो ब्रेन गेन में कैसे कन्वर्ट होगा और किस तरह से हम लोग अपनी हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बना लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स थे, जितने भी पुराने कन्वेंशनल मेथड्स थे, उनको तोड़ने की बात कही जा रही है। या हम फिर ये बात आपको रिपीट कराएंगे कि कोई भी नई चीज़ आती है तो शुरू में ऑब्स्टिकल्स ज़रूर होते हैं। 2022 से प्राइम मिनिस्टर का कहना है, मोदी जी का कहना है 2022 से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे फुल फ्लो में। इन द मीन वाइल जो रोड मैप ड्राफ्ट हो गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए धीरे धीरे स्टेप्स आगे लिए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इससे नटशेल में बेनिफिट क्या होने वाला है। इससे स्टूडेंट्स के बीच में क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। जो ये मैप बीच में आपको बना हुआ दिख रहा है, ये हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। और हर एक बच्चे के एक सर्टेन एज के बाद उसके न्यूरॉन के क्लस्टर्स, छोटे छोटे जो पार्ट बने हुए हैं वो क्लस्टर्स डिसाइड हो जाते हैं, जो ये बताते हैं कि कोई बच्चा हो सकता हो ड्राइंग में बहुत अच्छा हो सकता हो कोई एनिमेशन में बहुत अच्छा हो सकता हो कोई उसकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो, वो गेमिंग में बहुत अच्छा काम कर ले, कोई कोडिंग में अच्छा काम कर सकता है। समबडी कुड बी वेरी गुड ओरेटर, कोई बोलने में बहुत अच्छा हो सकता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, वो जर्नलिज्म में जा सकता है, किसी के राइटिंग स्किल अच्छे हो सकते हैं, वो ऑथर बन सकता है, पब्लिकेशन हाउस में काम कर सकता है, बैक ऑफिस काम कर सकता है, किसी की न्यूमरिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो किसी भी टेक्निकल फील्ड वाले एग्जाम में जा सकता है, वो साइंस बैकग्राउंड के, चाहे आईआईटी के एग्जाम्स हों, चाहे वो अगर सीए का एग्ज़ाम हो, कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हो या सीएफए का एग्ज़ाम हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इट सीम्स इट इज़ मोर लिबरल एंड प्रैक्टिकल। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल नहीं बनाने देगा। अभी तक इंडिया में एक ट्रेंड चलता आया था कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें कोई कोर्स करना है क्योंकि इवेंचुअली हमें डिग्री चाहिए है। लेकिन अब डिग्री सेकेंडरी होगी। अभी रिसेंट में आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर सर का एक यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, हम अगले वीडियो में वो भी शेयर करेंगे। एग्जैक्टली उन्होंने यही बात करी है कि डिग्रीज़ पे हमारा फोकस नहीं होगा। अगर इंडिया को अपनी यूथ को एम्पावर करना है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयबल बनाना है, तो फोकस होना चाहिए नॉलेज प्रिक्योर करने पर। तो पहली चीज़ जो हमने हाईलाइट करी है ग्रीन कलर से, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी। आपके माइंड में कुछ ऐसा ये नया एजुकेशन सिस्टम बनाएगा कि शुरुआत से जो छोटे छोटे बच्चे आगे पढ़ के निकल रहे हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, उनके मन में एक वो जो रटने वाला पैटर्न है वो ख़त्म हो और उनके मन में सवाल क्रिएट हो। जब सवाल क्रिएट होंगे तो आप उसको ढूंढेंगे, उनका जवाब एक्सप्लोर करेंगे। जब आप जवाब एक्सप्लोर करेंगे तो आप कुछ ना कुछ नई फाइंडिंग करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूटन के सर के ऊपर एक सेब गिरा तो उनके मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई कि सेब नीचे क्यों गिरा, पेड़ से अलग होने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया। एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री, जो ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग जानते हैं। लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि हमें लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ देखना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखें तो उसको रेशनली एनालाइज करें। बच्चों को चाहिए कि वो किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना ले लें।
अगर हम देख रहे हैं जैसे न्यूटन वाली बात बताई, तो हमें यहाँ ये देखना चाहिए किसी भी चीज़ के पीछे कॉज एंड इफेक्ट क्या है, क्यों, मतलब इफ समथिंग इज हैपनिंग देन व्हाट इज़ द रीज़न। जैसे अगर देखा जाए तो जब हम लोग बचपन में थे तो उस समय विंटर सीजन सितंबर से शुरू हो जाता था, सितंबर के एंड से, और हाफ स्वेटर पहना दिए जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नवंबर एंड तक हम एसी यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें देखना है कि एनवायरनमेंट में चेंज क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, और केवल क्या एक रीज़न है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और उसकी रेमेडी क्या है। दैट इज़ लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर हमें यहाँ पे ये भी बच्चों को जोर दिया गया है कि केवल उनको बुकिश नॉलेज ना हो। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े स्टूडेंट्स हों, आप कॉलेज में हैं तो आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वैसे ही आप अपनी तमाम एक्टिविटीज़, सम स्टूडेंट दे आर वेरी गुड एट एक्टिंग, उनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, कुछ लोगों को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइड में चीज़ें दब जाती हैं क्योंकि आपके पास एकेडमिक करिकुलम इतना हैवी होता है। तो यहाँ पर बात बताई गई है आर्ट्स, क्राफ्ट्स और म्यूज़िक के ऊपर भी फोकस होगा, क्योंकि इन चीज़ों को करने से आपका जो पढ़ाई का प्रेशर है वो भी कम होता है और आप थोड़ा रिफ़्रेश रहते हो। और साथ ही साथ अब आगे से आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा लगता है, या आप में से तमाम लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारे पेरेंट्स, या कुछ लोगों को कम से कम ज़रूर लगता होगा कि हमारे पेरेंट में हमारे फादर या मदर कितने अच्छे सिंगर हैं, शायद ये भी सिंगिंग में अपना करियर बना सकते थे, लेकिन शायद इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ आर्ट, क्राफ्ट और म्यूज़िक के ऊपर भी बराबर से फोकस होने वाला है। रिलेशनशिप विद नेचर, यहाँ पर आपका वैल्यू एडिशन की तरफ थोड़ा ध्यान दिया गया है कि हम इको फ्रेंडली रहें, हम नेचर का ख्याल रखें तो नेचर हमारा ख्याल रखेगी। अगर हम नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें डिसास्टर ज़रूर देखने पड़ेंगे। कलर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, ये छोटे बच्चों के लिए मेनली बात बताई गई है कि उनको इनका आइडेंटिफिकेशन शुरू से आना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ये बहुत बड़ी बात है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, एमबीए में इनफैक्ट ये पढ़ाया जाता है हाउ टू मैनेज द टीम वर्क, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन अ प्रॉपर वे। मैनेजमेंट को हम लोग इस नाम से जानते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय से मिलजुल के रहें और जो हमारा टास्क है वो पूरा करवा सकें। छोटे बच्चों में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अक्सर बच्चे एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं, स्कूल लेवल पे वो किसी से परेशान होते हैं, तो वो लिबरल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए कि जो भी हमारे बगल में बैठा है वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, इनफैक्ट हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो टीम वर्क और कोलैबोरेशन होना चाहिए। प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, यहाँ बताया गया है कि लर्निंग जो भी हो, जैसे अभी यहाँ पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको बता दें कि एक नई चीज़ सामने आ रही है। यहाँ बताया गया है कि बच्चों को 10 डेज़ विदाउट बैगेज वाला करिकुलम रहेगा। 10 डेज़ विदाउट बैग, मतलब आपको 10 दिन साल में मिलेंगे, स्कूल जाना है लेकिन बैग लेके नहीं जाना है। सो कॉल्ड आपको इंटर्नशिप टाइप में कुछ करवाया जाएगा। आपकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो आपका एक्स्ट्रा की एरियाज़ हैं इंटरेस्ट के, उसको कॉलेज अथॉरिटीज़ और स्कूल टीचर्स एक्सप्लोर करेंगे। अभी देखते हैं कि कैसे मटेरियलाइज होगा, लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये ज़रूर है कि आपको यहाँ पर बहुत बुकिश ना करने की कोशिश करी गई है और कोशिश करी जा रही है कि आप किसी भी चीज़ को करें तो इसमें इन्वॉल्व हों। जब आप किसी चीज़ को मज़े में करते हैं तो फिर आप उसमें पैशन अपना ढूंढ लेते हैं। जैसे बिल्कुल वही बात है, जैसे अक्सर हम क्लास में बोलते हैं कि फेसबुक और टेक्स्ट बुक को बच्चे अक्सर लाइबिलिटी मान लेते हैं और फेसबुक को एसेट मानते हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि जब भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर इम्पोज करा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पढ़ाई का माहौल बनाया जाए जिसमें बच्चा खेल खेल में ही पढ़े और लर्न करे और वो आगे की तरफ सीखे। एथिक्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड एथॉस से बना है। इट मीन्स फुल ऑफ मॉरल वैल्यू। तो यहाँ मॉरलिटी को भी कंसीडर करा गया है कि जो हमारे बच्चे हों उनमें एथिकल चीज़ें आएँ, वो हमारे लेजिस्लेशन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट ना जाएँ, आगे चल के कोई हीनियस एक्ट में इन्वॉल्व ना हो, कोई जाने अनजाने को इनसे क्रिमिनल ऑफेंस ना हो जाए। वो प्रोफेशनली भी कोई काम करें तो वो प्रॉपर तरीके से हो, वो अनएथिकल, कोई इलीगल तरीके से काम ना करें, तो एथिकल काम करना चाहिए। और फिर बताया गया है सेल्फ आइडेंटिटी, और यहाँ लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी खुद की एक पहचान बनाएं। पहचान बनाने से मतलब ईगो से नहीं है, पहचान बनाने से मतलब है अपने वर्क से। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपको आइडेंटिफाई करें। जैसे विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि इनकी डिफरेंट आइडेंटिटी बनी हुई है। और लास्ट में लिखा है एटिकेट्स, बिहेवियर, इमोशनल डेवलपमेंट, वैल्यू ऑफ एम्पैथी होनी चाहिए, लोगों में एक दूसरे से कनेक्ट होने की फील होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होना चाहिए। हम ह्यूमैनिटी को ध्यान रखें कि हमारे पास वाला अगर परेशान है तो कहीं ना कहीं मन में
हमें उसको लेके सिंपैथी होनी चाहिए और हमें उससे कनेक्ट होना चाहिए। वो परेशान है तो कहीं कहीं इस बात का रियलाइजेशन हमें होना चाहिए। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ इस तरह से वैल्यू बेस्ड काम करेगी और आगे आप देखेंगे कि आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। जो अक्सर ऐसे रहता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि हम सचिन बनेंगे, हम धोनी बनेंगे, आजकल के बच्चे सोचते हैं कोहली बनेंगे, लेकिन लेटर ऑन पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, चलो अपने बच्चे को बस पढ़ाई में ही लगा दें। आगे ऐसा नहीं होगा। जैसे मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी हम आपसे शेयर करें तो जुकरबर्ग की स्टोरी अगर हम देखें तो जुकरबर्ग जो फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने जब ये अपने स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो इनका कोडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था, सॉफ्टवेयर बनाने में रहता था। फिर एक बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में ही हैज़ गॉट एडमिशन। फिर वहाँ के जो पुराने इनसे सीनियर पास आउट थे उनको कनेक्ट करने का काम इनको दिया गया कि पुराने जो पास आउट हैं उनको जोड़ना है। तो उसके लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस पर सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म बनाया, वो पूरी तरह से फेल्योर हो गया। फिर एक और सॉफ्टवेयर बनाया, वो सक्सेसफुल हुआ और कॉलेज के सारे एलुमनाई पुराने पास आउट स्टूडेंट उसमें जोड़ दिए गए। जब ये पास आउट स्टूडेंट जोड़ दिए गए तो इनके एक प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि इस चीज़ को कॉमर्शियल कर लेते हैं। जब कॉमर्शियल कर लिया गया तो फिर इसको इन्होंने सोशल मीडिया पर लॉन्च करा, फिर बाद में उसको रीनेम करके फेसबुक कर दिया गया। कहने का मतलब है कि वो जो बच्चा था उसके पास कुछ इनोवेशन, फेयर ऑफ फेल्योर नहीं होना चाहिए, उसके पास कुछ करने को था हट के। अगर वही हॉबी उसकी कोडिंग की, सॉफ्टवेयर बनाने की ना होती, वो भी अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम की तरह, इंडिया के पुराने एजुकेशन सिस्टम की तरह केवल इसलिए पढ़ रहा होता कि इसको डिग्री लेनी है, फिर जॉब के लिए कोशिश करनी है, फिर पूरी लाइफ ऐसे ही स्पेंड करनी है, तो ना आज फेसबुक होता, ना फेसबुक रिलायंस में 10% इन्वेस्ट करता, ना इस लेक्चर में हम जुकरबर्ग की बात कर रहे होते। इनफैक्ट कोई जानता भी नहीं कि जुकरबर्ग कौन है। इसका मतलब एक छोटा सा आइडिया आपको इतना इग्निशन दे सकता है, स्टार्ट दे सकता है, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। एंड ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट वी कैन सी सम सिल्वर लाइनिंग्स इन दिस एजुकेशन पॉलिसी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे और पॉजिटिव ब्राइटर साइड्स को ज़रूर देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी से और इससे बेनिफिटेड भी होंगे। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपने इससे क्या लर्न करा, क्या आपने रियलाइज़ करा, आपको क्या एहसास हुआ, ज़रूर कमेंट में करके हमें बताइएगा। विश यू गुड लक।